मैं इस वीडियो में स्पेक्स के बारे में बात नहीं करके आपको बोर नहीं करूँगा, क्योंकि स्पेक्स सबको पता है, वो एक मिनट में आप डालोगे इंटरनेट पे निकल आएगा। मैं मोटी मोटी सीधी भाषा में ये बताऊंगा कि बाइक कैसी है, बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन सब बातों के बारे में बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बाइक के 1000 किलोमीटर पूरे हो गए और मैंने सोचा अब मेरे पास में काफ़ी इसका रिच एक्सपीरियंस आ गया है, तो इस पे 1000 किलोमीटर ओनरशिप एक्सपीरियंस की वीडियो बनाऊं। इसमें जितनी भी पॉजिटिव बातें हैं, जो भी कुछ मुझे महसूस हुआ है इसको चलाने में, लेने के टाइम पे मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बाइक कैसी निकली, कैसी चल रही है और मुझे कैसा महसूस होता है कि भाई मैंने 2.5 लाख रुपए इसमें लगाए हैं, तो उसके बाद में किस हिसाब का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सब मैं आज जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जो कि इस बाइक को लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मीटियोर 350 को लिया जाए या क्लासिक 350 को लिया जाए। अगर क्लासिक भी आप लेना चाहते हो तो भी आप इस वीडियो को देख लो, क्योंकि मैं इंजन के बारे में बात करूँगा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, 350 सीसी जे सीरीज़ इंजन है, किस तरीके का चलता है, कैसा है इसका सब कुछ फीडबैक वगैरह है, वो सारी बातें मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन वो लंबी होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक डिटेल्ड 1 ईयर ओनरशिप एक्सपीरियंस है। और मैं इस वीडियो के थ्रू चाहता हूँ कि अगर कोई लेना चाहता है तो पहले से पहले समझ जाए कि इस बाइक में आपको क्या मिलता है इतने पैसे लगाने के बाद में। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं बाइंग एक्सपीरियंस के बारे में। बाइंग एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ रहा। मैंने बहुत जगह देखा था कि बहुत सारे लोगों को जो है वो वेटिंग फेस करनी पड़ती है, बाइक पे अलग अलग कलर्स पे जो है वो वेटिंग होती है, लेकिन मैं गुड़गांव से हूँ, तो गुड़गांव में यहाँ पे जो है कोई भी वेटिंग नहीं थी। इनफैक्ट मतलब कलर्स रेडी टू पिकअप अवेलेबल थे, जो कलर आपको चाहिए। मतलब हो सकता है कि अगर आपको कोई कस्टम कलर चाहिए, जैसे सुपरनोवा में सिल्वर आता है, तो हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जो रेड कलर था और जो नॉर्मल कलर्स होते हैं जो फायरबॉल में आते हैं या स्टेलर में आते हैं, वो ईजिली जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। 4 से 5 कम से कम एजेंसीज़ है। एक चीज़ है, जब आप बाइक लो, अगर आपका बाइक लेने का मन है, आप अच्छे से सभी डीलर्स के पास से कोटेशन को कंपेयर कर लो। उससे क्या होगा कि आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। मैंने भी वही किया था, उससे मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिला। डिस्काउंट मिलने के साथ साथ मुझे एक्सेसरीज़ पे भी डिस्काउंट मिला। 10% डिस्काउंट होता है अगर आप 10,000 से ऊपर की एक्सेसरीज शोरूम से लेते हो तो 1200-1300 रुपये वहाँ बच गए थे। तो ये करके मतलब आप अच्छे से कंपेयर कर लो। बाइंग एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहा। अब सीन ऐसा है कि जाओ और बाइक ले आओ, आप अपना कलर वगैरह चूज़ करो, इस तरीके का है। इसके बाद में अब बात कर लेता हूँ मैं सबसे बड़ी चीज़ के बारे में कि इसकी राइड क्वालिटी कैसी है। बाइक को जब आप सुबह स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बाद में 10 मिनट ऐसा लगता है जैसे थोड़े नखरे दिखा रही है, लेकिन जब इसका इंजन गर्म हो जाता है, सेट हो जाता है, बाइक जो है एकदम सुपर स्मूथ हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि बस इसको चलाते रहो, इसको मतलब यहाँ से पॉइंट A टू पॉइंट B जो है चलाते रहो, बस इसको रोको मत, आराम से। और इसको चलाने में बहुत मज़ा आता है। मेरे पास 1500 सीसी ब्रीज़ा भी है, लेकिन जब मैंने ट्रस्ट करना, मेरी बात का मैं सही कह रहा हूँ, जब मैंने इस बाइक को लिया तो लेने के बाद में मुझे मतलब ब्रीज़ा चलाने का मन ही नहीं करता, मतलब गाड़ी चलाने का मन ही नहीं होता, क्योंकि इसमें इतना एक सेटिस्फेक्शन है कि इसका जो साउंड है, वो जो सिग्नेचर साउंड है रॉयल एनफील्ड का, मुझे बहुत ही पसंद आया। और काफ़ी मतलब सेटिस्फाइंग जो है वो इसकी राइड होती है, बहुत फ़न राइड होती है इसकी, और लगता है कि बस इसको चलाते रहो। मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी स्टेबिलिटी की। बाइक सुपर स्टेबल है, आप किसी भी टेरेन पे चलाओ। मैंने इसको पानी में, मिट्टी में, गारे में, रेत में, हर जगह चलाया है। पानी में निकालोगे आप तो भी ये सुपर स्टेबल रहती है। मतलब कहीं पे अगर कीचड़ वगैरह है, रेत में अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है, रेत है या फिर कुछ भी है, तो ये जो है सुपर स्टेबल रहती है। 200 किलो की बाइक है ये, और मैं भी ऑन अ हायर साइड ऑफ वेट हूँ, लगभग 100 kg के आसपास का मेरा वेट है। तो बाइक एकदम से सुपर स्टेबल रहती है, कहीं से कहीं तक नहीं जाती। हल्का सा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पीछे से ये, जैसे नीचे कुछ कच्चा ग्राउंड है तो उससे थोड़ा सा पक्के ग्राउंड पे शिफ्ट करे तो हल्की सी लेफ़्ट राइट हल्की सी होती है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि ये डगमगा रही है, वो इसलिए ताकि ये ज़्यादा और ज़्यादा स्टेबल रहे। तो स्टेबिलिटी के मामले में इसको पूरे नंबर मिलते हैं। कॉन्फिडेंस आता है मतलब इसको चलाने में। आप कहीं पे भी किसी भी टेरेन पे चलाओ, जैसे मैंने कुछ बी रोल्स रिकॉर्ड किए हैं, तो वो इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, उसमें आप साफ साफ देख सकते हो। मतलब ये तो मैंने सिर्फ एक रिकॉर्डिंग की है, इसके अलावा मैंने कम से कम 100 जगह इसको ऐसे चलाया जहाँ पर कि 2 व्हीलर जो हैं वो आसानी से स्किड कर सकते हैं, फिसल सकते हैं, लेकिन ये जो है वो बहुत ही स्टेबल रहती है। तो स्टेबिलिटी के मामले में इसका कोई जवाब नहीं है। ये वन ऑफ द बेस्ट 2 व्हीलर्स है जो कि मैं मतलब जानता हूँ कि स्टेबिलिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मेरे पास में इससे पहले स्कूटर था, मतलब TVS जुपिटर था, और जब मैं उसको चलाता था तो उसमें बहुत डर लगता था,
वो मतलब काफ़ी शेक हो जाता था अगर कोई भी ऐसी सड़क है या फिर कुछ भी ऐसा है। तो डेफिनेट सी बात है भैया, आप उसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाइक जो है वो काफ़ी स्टेबल है, पीछे का टायर इसका अच्छा खासा चौड़ा है। मैं इस वीडियो में स्पेक्स के बारे में बात नहीं करके आपको बोर नहीं करूँगा, क्योंकि स्पेक्स सबको पता है, वो 1 मिनट में आप डालोगे इंटरनेट पे निकल आएगा। मैं मोटी मोटी सीधी भाषा में ये बताऊंगा कि बाइक कैसी है, बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन सब बातों के बारे में बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में बताऊंगा। शुरू में सारी अच्छी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद में जो थोड़े से शॉर्टकमिंग्स जो मेरे को लगे, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसको मैं कह सकता हूँ, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टेबिलिटी की बात हो गई। उसके बाद में जब आप इसको चलाते हो तो ऐसा लगता नहीं है कि भाई 200 किलो की बाइक है, इंजन बहुत आराम से बाइक को खींचता है, बहुत आराम से जो है वो इसको पुल करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड इंजन है। जब आप वाकई में इसको अपने पैरों से हल्का सा आगे पीछे करने की कोशिश करोगे तब आपको महसूस होता है कि भाई 200 किलो की बाइक है और बाइक कितनी भारी है और कितना इसके अंदर वेट है, तब महसूस होता है। जब इंजन इसको चलाता है ना, तब बिल्कुल महसूस नहीं होता, एकदम आराम से जो है वो इसको निकालता है। अगर मैं थोड़ी सी ओवरटेकिंग वगैरह करने की बात करूँ ना, इसके अंदर देखो ऐसा नहीं है कि ये एकदम से जो है रॉकेट बन जाएगी। ये बाइक तसल्ली से चलाने वालों के लिए है, जिनको तसल्ली से चलाना है, आराम से बैठ के इस पर राइड को एंजॉय करना है, ये उनके लिए है। अगर ओवरटेकिंग वगैरह की बात करूँ तो तीसरे गियर में, चौथे गियर में, किसी में भी दूसरे गियर में मैंने इसको ओवरटेक किया है, आराम से जो है बाइक ओवरटेक करती है। टॉर्क बड़े आराम से, अगर लोअर गियर में भी पिकअप देते हो या फिर अपर गियर में देते हो और स्पीड के हिसाब से वो गियर नहीं होना चाहिए, तब भी इंजन जो है वो रिस्पॉन्स करता है और इंजन आपको बड़े आसानी से ओवरटेक करने देता है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी इसके इंजन के बारे में। मैंने स्टेबिलिटी की बात की, उसके बाद में मैंने ओवरटेकिंग इंजन परफॉर्मेंस की बात की। और अगर मैं इंजन की बात करूँ यार, ये बहुत कमाल का इंजन है। मतलब पहले जो रॉयल एनफील्ड्स आती थी, मैंने पहले ली नहीं थी बाइक, पहले भी मेरा लेने का बहुत बार मन हुआ, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी वो मुझे पसंद नहीं आती थी। इतनी लाउड नॉइज़, मतलब नॉइज़ पोल्यूशन को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ये जो बाइक है, मैं आपको ना, मैंने एक बी-रोल रिकॉर्ड की थी, इसकी पहले आपको ना थंब साउंड सुनवाता हूँ, ये आप सुनो। अब आप देखो कितनी प्यारी साउंड है इसकी, कितना नेचुरल तरीके से मतलब इसकी साउंड आती है। ये ना आपको डिस्टर्ब करती है ना किसी और को डिस्टर्ब करती है। और ये इसके अंदर जो क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बैलेंसर वगैरह भी लगाए हैं, वो इतना अच्छी तरीके से काम करते हैं कि ये लगता है कि भाई आज के ज़माने की रॉयल एनफील्ड है। ऐसा नहीं है कि ये 5 साल 10 साल पहले जो बाइक्स आती थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होती थी। इनफैक्ट अगर आप थंडरबर्ड को भी लो, तो एक थंडरबर्ड ओनर है, मैं उनसे बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि 80 की स्पीड पे वो बाइक बहुत वाइब्रेट करती थी और उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो कमियां थी। वो सारी कमियां इस बाइक में रिमूव की गई हैं और ये एक एज अ परफेक्ट प्रोडक्ट जो है वो निकाला गया है। तो इस मामले में ये बहुत अच्छी है, कोई वाइब्रेशंस इसके अंदर नहीं आती और इसकी जो आवाज़ है वो भी एकदम जो है वो स्मूथ रहती है, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करती है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब जैसे सिटी राइड्स में इसके 5वें गियर का कोई यूज़ ही नहीं है। चौथे गियर में आराम से 60-70 की स्पीड पे चलती है ये, और 60-70 की स्पीड से ज़्यादा तो मतलब शहर के अंदर क्या ही चलाओगे। जहाँ पे मैं रहता हूँ थोड़ी सड़कें खाली भी हैं यहाँ पे, तब भी चौथे गियर से ऊपर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 5वां गियर सिर्फ और सिर्फ हाईवे के लिए है। ये बात मैंने ऐड की क्योंकि ये मैंने नोटिस की अपनी ड्राइविंग में कि शहर के अंदर चलाने के लिए इसके चौथे गियर तक काफ़ी अच्छी खासी स्पीड्स हैं। गियर में अच्छा खासा इसका जो है वो स्पेस है। मतलब आप पहले गियर में चला रहे हो, दूसरे गियर में चला रहे हो, तीसरे में, जिस भी गियर में आप चलाओ, बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है। हर गियर का अपना एक प्रॉपर स्पेस है। फर्स्ट गियर का भी अच्छा खासा पुल है। अगर आप बिल्कुल तंग गलियों के अंदर चला रहे हो तो पहला गियर ही आपका सारा काम कर देगा, दूसरा गियर आपका सारा काम कर देगा। थर्ड गियर में आप जब बाहर आओगे, थोड़ा खुले में आओगे 40-50 तक की स्पीड पे, फिर चौथे गियर में 60-70 की स्पीड पे, मतलब गियर्स की जो कह सकते हैं उसको जो स्पेसिंग है स्पीड के हिसाब से, वो बहुत अच्छे से इसमें डिफ़ाइन की गई है। इस मामले में वाकई रॉयल एनफील्ड के इंजीनियर्स ने काबिल तारीफ़ जो है वो काम किया है। और 60-70 की स्पीड पे चौथे गियर में इतनी कंफर्टेबल हो जाती है कि उसके बाद में जब आप 5वां गियर लगाते हो तो आपको लगता ही नहीं है कि 5वें गियर की ज़रूरत है। मतलब 5th गियर में और ज़्यादा रिलैक्स होकर और ज़्यादा स्पीड की डिमांड करती है। 80-90 के आसपास मेरे ख्याल से 5वां गियर इसमें लगता है, और वो बस हाईवे के लिए है। थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की। 170 mm की इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस दी हुई है और काफ़ी एडिक्वेट है, कोई दिक्कत नहीं होती कहीं से निकालने में।
एक बार जो है थोड़ा सा एक बड़ा सा पत्थर था, वहाँ पे हल्की सी जो है वो नीचे से टच हुई थी। उसके अलावा आज तक मुझे कहीं से भी निकालने में कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हुई है। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे एक्सेसरी में ऐड करवाई थी वो इसका रियर पिलियन का जो मैंने एक्सटेंडर वो ऐड करवाया था, उससे तो मतलब और बढ़िया ही हो गया। क्योंकि अगर आप ऐसा करवा लेते हो, पहले क्या होता है आपका जो रियर पिलियन होता है वो बिल्कुल यहाँ से चिपक के आता है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे स्पेस कम होता है। आप इसको एक्सटेंड करा लो तो ये अच्छा रहता है। अगर एक छोटे बच्चे को आपको बिठाना है, जैसे कि आई हैव अ स्मॉल डॉटर, तो अब वो आराम से आप 3 लोग जो है आराम से बैठ सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली कोई बात नहीं है। टायर क्वालिटी की मैं बात करूँ तो टायर क्वालिटी पे जैसे मैंने रॉयल एनफील्ड के ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं, तो वहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा है कहते हैं कि टायर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे रोज़ गाड़ियों का और उसका जो है वो काफ़ी पंचर होता है, लेकिन टच वुड इन टायर्स के साथ मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई। हर तरीके के, जैसे मैंने दिखाया आपको, हर तरीके के रास्तों पे मैं इसको चलाता हूँ, तो बहुत ही अच्छी इसकी टायर्स की क्वालिटी है। मतलब ये है कि ज़बरदस्ती दोष देने वाली बात है और कुछ भी नहीं है कि किसी भी चीज़ को लेके कंप्लेंट कर दो। बहुत सी बार मैंने देखा है लोगों को कि मेरा ये टूट गया वो टूट गया। जब आप उतनी बुरी तरीके से बाइक को चलाओगे, उतने ख़राब मतलब तरीके से उसको हैंडल करोगे, तो यार चीज़ कोई भी होगी वो टूटेगी ही टूटेगी। आपको भी अपनी बाइक का ध्यान रखना है। जैसे अगर आप किसी ख़राब रास्ते पे चला रहे हो तो यार उसको पहले दूसरे गियर से ऊपर मत लेके जाओ, क्योंकि अगर वो डिसबैलेंस होगी तो डेफिनेटली यार आपके और आपकी बाइक के लिए जो है वो ख़राब है। आपको डिसाइड करना है, ये बाइक को डिसाइड नहीं करना कि आपको उसको किस तरीके से चलाना है। आप उसको कंट्रोलर हो, बाइक आपकी कंट्रोलर नहीं है, तो आप उसको कंट्रोल करो अच्छे से कि आपको कितना चलाना है। जैसे शुरू में मुझे चलाने का कम थोड़ा कॉन्फिडेंस था, शुरू में काफ़ी हैवी लगती थी, तो मैंने धीरे धीरे लोकल में चला के अपना कॉन्फिडेंस गेन किया और अब जो है मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट इस पर महसूस करता हूँ और थोड़ा दूर भी इस पर जाने लगा हूँ। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ जो चीज़ें इसमें अच्छी हो सकती थी। अब तक मैंने सारी अच्छी बातें की। अब मैं जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है इसमें, उनके बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहली बात मैं करता हूँ इसके लाइट पास स्विच पोजीशन के बारे में। जो इसका लाइट पासिंग का जो स्विच दिया हुआ है वो गलत जगह दिया हुआ है। मतलब मेरे कहने का ये है कि उसको अगर ये लेफ़्ट में रखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि आप जब उसको अपने थंब से जब उसको प्रेस करते हो, आपको अपने थंब को अपने हैंड से दूर ले जाना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है। अगर वो लेफ़्ट साइड में होता तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता, और राइट साइड में जो है वो हाई बीम का जो है वो स्विच हो सकता था। तो ये एक चीज़ मेरे को लगती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लगता है। दूसरा, हेडलैम्प। यार 2.5 लाख की बाइक ली है तो हेडलैम्प इसमें कम से कम LED होना चाहिए था। रात में लगभग ये लगा लो कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, कोई विजिबिलिटी नहीं है इसकी, थोड़ी बहुत, मतलब अगर और गाड़ियाँ आ रही होंगी तो उनकी विजिबिलिटी से आपका काम चलेगा। इसकी अपनी कोई विजिबिलिटी नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत ही इसके अंदर जो है विजिबिलिटी रहती है। उसके अलावा जो है अगर आपको एक्सटर्नल LED हेडलैम्प या फिर आप कह लो अलग से फॉग लैम्प वगैरह इंस्टॉल करवाते हो, वारंटी वॉइड होने का चक्कर होता है। मैंने भी सोचा है करवाऊंगा, लेकिन वो मैं जब इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ख़त्म हो जाएगी तब करवाऊंगा। उससे पहले मैं कहीं लंबा जाता भी नहीं हूँ तो मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो कि मेरे को लगती है कि काफ़ी, मतलब मेरे को बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है ये। अब जैसे मीटियोर 650 इन्होंने निकाली है, उसके अंदर LED हेडलैम्प दिया है, तो यार वो इस बाइक में भी होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि वो हर बाइक में होना चाहिए, चाहे वो आपकी कोई भी बाइक हो, चाहे वो आपकी हंटर ही क्यों ना हो, सभी के अंदर जो है वो LED हेडलैम्प और प्रॉपर जो है वो रात के लिए विजिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद में बात कर लेता हूँ मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से मुझे ऐसी कोई खास कंप्लेंट नहीं है, लेकिन अगर आप YZD को देखोगे, YZD रोडस्टर का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मतलब बहुत सही लगता है। वो लगता है कि आज के ज़माने की बाइक है। पूरा फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें इस प्राइस पॉइंट पे होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यार ये चीज़ें हैं जिसके लिए आप पैसा देते हो। कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें जो है थोड़ी सी ख़राब हैं। ख़राब तो मतलब इस तरीके से कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वहाँ पे थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। तो ये फुल डिजिटल होना चाहिए था। ये जो सेमी डिजिटल है इससे मज़ा नहीं आता इतना, लेकिन ठीक है, मतलब वो भी अच्छा लगता है, एनालॉग भी अच्छा लगता है और सेमी डिजिटल भी अच्छा लगता है। ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, काम अच्छे से करता है, सब कुछ अच्छे से बताता है। एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, कभी कभी इसका जो ट्रिप वाला फंक्शन है वो कभी कभी काम नहीं करता है, तो उसमें कभी कभी थोड़ी दिक्कत आती है। तो जब आप बाइक को चला रहे हो, कभी कभी मैंने देखा है कि ट्रिप्स पे वो स्विच नहीं करता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, शायद कुछ फंक्शनिंग वगैरह कुछ होगा वहाँ पे, तो वो एक थोड़ा सा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो है किक होनी चाहिए थी इसमें।
स्टैंडर्ड में किक आती है, अब इन्होंने किक हटा दी है इसमें से। तो किक होनी चाहिए कहीं ना कहीं, जो रॉयल एनफील्ड का डीएनए होता है किक होता है। सुबह आप बाइक को किक से स्टार्ट करो, अलग ही फीलिंग आती है। तो किक जो है वो मस्ट है, वो होनी चाहिए थी। सेल्फ स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्टली काम करता है, लेकिन अगर एक किक होती तो और अच्छा रहता। नेक्स्ट जो दिक्कत है वो है इसके लेफ़्ट साइड मिरर के बारे में, या फिर राइट साइड मिरर, कोई भी मिरर कह लो यार, ये ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाता है। मतलब मेरे साथ में 3 बार हो चुका है कि ये लूज़ हो जाता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसको फिर जाके लोकल मैकेनिक पे इसको टाइट करवाया। तो ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है कि वो इस तरीके से लूज़ नहीं होना चाहिए अंदर ऑटोमेटिकली। उसकी फ़िटिंग वगैरह वो थोड़ी अच्छे से, इससे बेटर तरीके से होनी चाहिए थी। एक चीज़ और है, हॉर्न जब मैंने बाइक ली थी तब इसके अंदर लूज़ आया था, मतलब कि वो पूरी तरीके से बज नहीं रहा था, उसकी साउंड प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही थी। तो हॉर्न का एक इशू था। 2-3 बार मैंने इसको टाइट करवाया, लेकिन फिर भी वो नहीं हुआ। फिर एक बार मैंने अच्छे से बोल के थोड़ा सा इसको ध्यान से कह के करवाया, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से टाइट करा रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे ही। फिर उसके बाद में हॉर्न का जो है वो कोई इशू मेरे को नहीं आया, अभी बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ मैंने अच्छी बातें बता दी आपको, सारी बातें बता दी। देखो यार, अब बात कर लेता हूँ मैं, आपको बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मेरे वीडियो से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो। जो मैंने शॉर्टकमिंग्स बताई हैं उनके साथ काम चल सकता है अगर आपका, यानी कि अगर आपको एक सुपर स्टेबल बाइक चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आप एक तसल्ली वाली बाइक लेना चाहते हो, ठंडे दिमाग से बैठ के उसको चलाना चाहते हो, दिस इज़ द बाइक दैट्स मेड फॉर यू। YSD भी मैंने देखी थी, उसके अंदर पावर फिगर्स वगैरह ज़्यादा हैं, लेकिन वो कंफर्ट नहीं है। जो ये बाइक आपको कंफर्ट देती है वो कोई बाइक नहीं देती। इस प्राइस पॉइंट में इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बेकार है कहीं पे भी ट्राई करना। इसके हिसाब से ये अपना खुद ही कॉम्पिटिटर है। और अब जो मीटियोर 650 आई है वो तो और भी ज़बरदस्त है, लेकिन हाँ, वो उनके लिए जो बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं, क्योंकि जब इसमें 5वां गियर नहीं लगता तो उसका 6ठा गियर कहाँ लगेगा। दूसरी एक चीज़ और है, उसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 35 mm कम कर दी है, उसकी सिटिंग पोजीशन और नीचे हो गई है। तो शायद वो और क्रूजिंग इफ़ेक्ट के लिए, और ज़्यादा क्रूज़र के लिए वो बनाई है। तो मतलब बाइक बहुत बढ़िया है। अगर आप लो इसको, जो 2-4 चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा एविडेंट नहीं है, वो इतनी मैटर नहीं करती हैं। बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है ओवरऑल, जो जैसे मैंने बताया। अगर कोई चीज़ मैंने कवर नहीं की है, कोई चीज़ आपको लगता है मैंने मिस कर दी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेरी। कोई भी मन में डाउट है, किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप बता सकते हो। और यार, इस एफर्ट के लिए, इन सारी बातों के लिए, इन सबको कवर करके रिकॉर्ड करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैंने लगभग इस बाइक का पूरा निचोड़ आपको देने की पूरी कोशिश की है। एंड स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। डिस्क्रिप्शन में आपको रॉयल एनफील्ड के सारे जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं सबका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो अलग से मैंने इसमें एक्सेसरीज लगवाई हैं उन सब का लिंक मिल जाएगा। सब कुछ इस बाइक के ऊपर जो मैंने अभी तक किया है, माइलेज टेस्ट वगैरह जो मैंने किया है, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। Thank you so much for watching the video, guys. Take care of yourself, happy riding, stay safe, and always wear seat belt while driving a 4-wheeler and a helmet while driving a 2-wheeler. Bye bye दोस्तों, आपका दिन बहुत अच्छा रहे।